गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 12 जून और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ जो है बिहार स्पेशल का जो है ल्यूसेंट का वो भी हम लोग इतिहास देखेंगे। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल में जो साहित्यकार हैं उसके योगदान के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों काव्य रचना की, जिसमें देशभक्ति को उदात्त भावना भी जो है प्रस्तुत किया। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया है, जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य से स्वदेश भक्ति की परिपुष्टि जो है की गई है। वहीं पर हम देखेंगे मनोज प्रसाद सिन्हा बटोहिया की तर्ज पर फिरंगिया नामक जो है गीत लिखे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में निकाले गए देश का बिहार के पत्र जगत में वही स्थान है जो उत्तर प्रदेश में गणेश विद्यार्थी के प्रताप का जो है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बिहार में विभिन्न पत्रकारों और साहित्यकारों ने जो है योगदान दिया है। इन्हीं में जो है आगे मोहनलाल महतो वियोगी ने आर्यावर्त महाकाव्य के द्वारा भारतीय इतिहास की एक अत्यंत शौर्यपूर्ण घटना के चित्रण के साथ नारी कर्तव्य का जो है निर्धारण किया। गोपाल सिंह नेपाली ने भी देशभक्ति पर अनेक कविताएं लिखी थी। ये सारे के सारे जो है हमने कल और आज देखे। जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने किस प्रकार बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया। अब जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साधु संतों का योगदान हम लोग देखते हैं। इसमें जो है इस साधु संतों में सबसे पहले सन्यासी विद्रोह का नाम आता है। यह सन्यासी विद्रोह जो है 1963 में बंगाल और बिहार में सन्यासियों द्वारा किया गया था। इसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है क्योंकि इसमें सन्यासियों ने विद्रोह किया था। हालांकि उस समय भारत के इतिहास और गजेटियर के लेकर सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह जो है किसान विद्रोह था। ये विलियम हंटर के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि बंगाल और बिहार में फैले सन्यासी विद्रोहों में जो है कई नेता थे, जिनमें मजनून शाह, देवी चौधरानी और रामानंद गोसाई जो हैं ये प्रमुख थे। तो आप ये खास करके देवी चौधरानी का तो नाम जरूर याद रखें। इस पे जो है एक दूरदर्शन पर पहले जो है सीरीज भी आता था। तो देवी चौधरानी जो है ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित हैं, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पूर्णिया में 1770-71 में जो है इस विद्रोह से संबंधित करीब 500 विद्रोही जो है पकड़े गए थे और वॉरेन हेस्टिंग्स ने अत्यंत कठोर आदेश पारित कर विद्रोहियों का दमन किया। इस समय जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर थे। आगे देखते हैं। इसी संदर्भ में हम स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में देवगांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम नौरंग राय था। उनके पिता का नाम बेनी राय था। विद्रोही गतिविधियों के कारण 1922-23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ जेलों में जो है रहना भी पड़ा था। और वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं एक बहुत बड़े किसान नेता भी थे। और इनका जो है इनकी मृत्यु कब होती है तो 1950 में जो है 61 वर्ष की अवस्था में होती है। और इन्होंने बिहार में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया किसानों के उत्थान के लिए। आगे देखते हैं हम लोग भवानी दयाल सन्यासी। इनके माता पिता बिहार में रोहतास जिला अंतर्गत बहुआरा गांव के निवासी थे, जो बाद में कुली बनकर दक्षिण अफ्रीका जो है चले गए थे। जोहान्सबर्ग में
में 1892 में जो है इनका जन्म हुआ था, भवानी दयाल सन्यासी का। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से इनकी भेंट हुई और उनसे प्रभावित होकर ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल भी गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये बिहार में सक्रिय रहे और 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर हाजीपुर जेल में भेज दिया गया। यहाँ से इन्होंने कैदी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला और बिहार से प्रकाशित कई पत्र पत्रिकाओं का जो है संपादन भी इन्होंने किया। तो इस तरह भवानी दयाल सन्यासी जो है इन्होंने भी बिहार में सन्यासी होते हुए भी जो है योगदान दिया राष्ट्रीय आंदोलन में। वहीं आगे इनका नाम आता है बाबा राम लखन दास, जिनको कि लखन बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म झांसी में हुआ था, परंतु बाबू राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड में जो है आ गए और यहीं जो है ये रहने लगे और यहीं पर जो है समाज सेवी, देशभक्ति और क्रांतिकारी आंदोलनों में जो है ये भागीदार थे। तो इस तरह इन्होंने जो है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के समय सन्यासी के रूप में काम किए। अब जो है बिहार में बिहार का नामांकन और राज्य का गठन किस प्रकार हुआ वो जो है हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत बिहार के नामांकन की बात करें तो बिहार शब्द का सर्वप्रथम जो है मिन्हाज उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी में तबकात ए नासरी में जो है किया गया था। तो तबकात ए नासरी में बिहार शब्द का प्रयोग मिन्हाज उस सिराज ने सबसे पहले किया। 1390 में विद्यापति रचित कीर्ति लता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में नालंदा अवंतीपुरी के निकट स्थित अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश को बिहार नाम रखा था। आगे जो है देखते हैं तुगलक के समय बिहार शरीफ का तथा शेरशाह के समय सासाराम, पटना सहित पूरे बिहार की जो है ख्याति प्राप्त हुई और 1580 में अकबर ने इस एक प्रांत के रूप में जो है संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया और 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का जो है हिस्सा बना लिया और तत्पश्चात बंगाल का ये अंग जो है बना रहा। कब? फिर अंग्रेजों के काल तक भी। जब 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार के लिए एक प्रांत सभा का गठन किया गया और 1865 में पटना और गया जिले को अलग जो है संगठित किया गया। आधुनिक काल में देखें तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय इन्होंने मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश प्रसाद के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथकीकरण आंदोलन जो है ये चलाया गया। 1905 में जब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने किया, जिसके अंतर्गत हिंदू बहुल क्षेत्र पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल के रूप में प्रस्ताव किया गया, तो इसका विरोध किया गया। किंतु धीरे धीरे क्या होता है कि 1906 में राजेंद्र बाबू जो उन दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे ने सत्यनारायण सिन्हा, महेश नारायण और अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की एक अस्थायी समिति बनी और इसे बिहार पृथकीकरण आंदोलन को पर्याप्त बल जो है मिला और इसी के परिणति है कि 1911 में जो है 1911 में जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सत्यनारायण सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार विभाजन का प्रस्ताव जो है पेश किया और इस तरह जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को जो बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की
घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने किया और इस घोषणा के अनुसार 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का जो है गठन हुआ। तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी के चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तथा बंगाल से 3 करोड़ 50 लाख जनसंख्या वाले 1,13,000 वर्ग मील क्षेत्र जो है अलग कर बिहार तथा उड़ीसा को जो है बनाया गया। बाद में हम देखते हैं कि आगे चलकर 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। वहीं पर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की जो है स्थापना हुई। पटना में एक नए भवन का निर्माण किया गया जिसमें 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता सर मूडी द्वारा किया गया है। वहीं पर जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पारित हुआ तो उसमें जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को जो है अलग कर एक अलग प्रांत उड़ीसा बनाया गया। वहीं पर हम आगे देखते हैं कि जब ये 1956 में राज्य का पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को जो है हस्तांतरित कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से दक्षिणी भाग के 18 जिलों को अलग कर झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन किया गया। इस विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, जबकि विभाजन के बाद 9 प्रमंडल और 37 जिले जो हैं बच गए। 2001 में अरवल जिले का निर्माण के बाद बिहार में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 38 जो है हो गई। तो इस तरह जो है हम लोग बिहार के संदर्भ में मुख्य तथ्य देखें और अब जो है हम लोग कल बिहार से संबंधित जो है जितने भी तथ्य देखे हैं उसमें अभ्यास प्रश्न जो है कल करेंगे। तो आज अब जो है हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर्स जो है ये है कि भारत जो है 2025 में जूनियर विश्व कप का जो है मेजबानी करेगा। तो भारत जो है अगले साल पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने ये घोषणा की है। दिसंबर 2025 में होने वाली इस जूनियर हॉकी विश्व कप में जो है पहली बार 24 टीम जो है भाग लेगी। भारत इससे पहले जो है 2013 में नई दिल्ली में, 2016 में लखनऊ और 2021 में भुवनेश्वर में जो है इस जूनियर विश्व कप का जो है टूर्नामेंट का आयोजन करवा चुका है और भारत 2016 में चैंपियन भी बन चुका है इस प्रतियोगिता का। वहीं 2023 में जो है कुआलालंपुर में जो है चौथे स्थान पर रहा। कुआलालंपुर में 2023 में जो है ये विश्व कप आयोजन हुआ था जूनियर हॉकी का। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि यूजीसी ने, जिसको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बोलते हैं, उन्होंने ये कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय जो अब साल में 2 बार दाखिला ले सकेंगे और ये जो है देश भर में विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से साल में 2 बार दाखिले का जो है मौका मिलेगा। अब 2 बार दाखिला लिया जा सकता है 2024-25 के सालाना इससे सेशन से। हम यहाँ पर ये भी बता दें कि 2 साल में 2 बार जो है एडमिशन का, जब आप इग्नू जाएंगे, इग्नू में एडमिशन लेंगे तो उसमें भी जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, उसमें साल में 2 बार जो है एडमिशन होता है, एक जून सेशन में, एक दिसंबर सेशन में। लेकिन इसमें ये कहा गया कि एक जो है होगा जनवरी फरवरी सेशन में, उसके बाद जो है अगला होगा जुलाई अगस्त सेशन में जो है ये प्रवेश प्रक्रिया जो है 2 बार जो है होगी। तो अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो है शैक्षणिक सत्र 2 वर्ष साल में 2 जो है हो सकता है, ये यूजीसी नेट का है। अगला देखते हैं। अगला है मालावी के उपराष्ट्रपति जो हैं
सोलोस चिलिमा सोलोस चिलिमा इनका जो है निधन हो चुका है एक विमान हादसे में, और इनके साथ जो है करीब 10 लोगों का जो है विमान हादसे में मृत्यु हुई है। इनमें जो है पूर्व प्रथम महिला नागरिक शालीन जिम्बिरी, ये भी जो है इसमें इसी हादसे में जो है इनका देहांत हो गया है। तो ये आप मालावी के जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम आप मुख्य रूप से जो है जरूर याद रखेंगे। ये जो इस तरह के प्रश्न एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स है कि दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम फ्रांस में पाए जाने वाले छोटे पौधे में मिला है, और उस पौधे का नाम क्या है? तो मेसिप्टेरिस ओबानसियोल्टा, ये जो है इसका नाम है, जो कि आमतौर पर जमीन पर या किसी गिरी हुई पेड़ पर जो है उगता है। इस पौधे का नाम आपको याद रखना है, और कहाँ पर जो है मिला है? तो फ्रांस में मिला है। ये बस इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स जो है बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक जो है ये जापान पहुंच चुका है। स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक जो है भारत और जापान समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए जो है योकोसुका पहुंच गया हुआ है। जापान का एक जगह है योकोसुका, वहां पहुंच गया। और भारत और जापान के बीच जो समुद्री युद्धाभ्यास होता है उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? जीमैक्स बोलते हैं। तो जीमैक्स याद रखेंगे, भारत और जापान के बीच जो है समुद्री युद्धाभ्यास है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना भी याद रखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर्स बन जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है, और विश्व बैंक ने कहा है कि 3 साल जो है तेजी से बढ़ेगी देश की आर्थिक व्यवस्था। ये भारत के बारे में भी कहा गया है, साथ ही साथ वैश्विक वृद्धि दर भी जो है 2.7% जो है रहेगी, ये भी कहा गया है। और ये बताया गया है कि 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 8.2% रहने का जो है अनुमान भी लगाया गया है ये विश्व बैंक के द्वारा। तो ये वैश्विक स्तर पर कितना लगाया गया है, और उसके बाद जो है ये साथ ही साथ जो है 3 वर्ष का भारत का जो है कितना अनुमान लगाया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो अगले 3 वर्ष का जो है ओवरऑल 6.7% जो है स्थिर वृद्धि दर जो है ये कहा गया है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है होंगे थल सेना के प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वह जनरल मनोज पांडे का जो है स्थान लेंगे, जो 30 जून को जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी वर्तमान में थल सेना के जो है उप प्रमुख हैं, और ये जो है इस बार जो नियुक्ति किया जा रहा है उपेंद्र द्विवेदी का, ये जो है वरीयता क्रम के वरिष्ठता के आधार पर किया जा रहा है। तो वरिष्ठता के आधार पर जो है 30 जून के बाद उपेंद्र द्विवेदी जो है ये थल सेना के प्रमुख होंगे। तो ये करंट अफेयर्स जो है आपको याद रखना। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।